तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, थंबनेल से पता भी चल गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा ठोस अवस्था का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से बनते हैं और कह सकते हो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी यहां से फ्रेम किए जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्रिस्टल दोष। तो पूरे क्रिस्टल के दोष के बारे में आज वन शॉट में हम स्टडी करने वाले हैं। तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, लगातार वीडियो के साथ बने रहने की आवश्यकता है। लगातार बने रहे और डिस्कस करते हैं यार क्रिस्टल दोष के बारे में कि क्रिस्टल दोष होता कैसे है, किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न कैसे करते हैं और क्रिस्टल दोष कितने प्रकार का होता है। और सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं तो इस क्रिस्टल दोष से, जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, अतिलघु भी बनता है और विस्तृत आंसर भी बनते हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है चैप्टर में इस टॉपिक का भी वेटेज अच्छा खासा है। तो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और जबरदस्त तरीके से स्टडी करिए। तो टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या है, ठोस अवस्था। बोले तो सॉलिड स्टेट, कक्षा 12 का अध्याय 1 है। और शुरू करते हैं फिर आज का सेशन, जैसा कि होगा ही होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिस्टल कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले भैया अगर क्रिस्टल की बात करें तो दो तरीके के क्रिस्टल संभव है। एक का नाम होता है आदर्श क्रिस्टल और दूसरे का नाम होता है दूषित क्रिस्टल। कैसे? एक आदर्श बच्चा होता है ना घर में, एक लड़का, मतलब शुरू में जब बच्चा मम्मी पापा के साथ रहता है तो आदर्श रहता है, परिवार की नज़र में, समाज की नज़र में, मोहल्ले की नज़र में बहुत अच्छा बच्चा है, आज्ञाकारी। और आज्ञाकारी है तो आदर्श है, उसमें किसी तरीके की व्यवस्था, अव्यवस्थित क्रम ना दिखाई दे तो वो क्रिस्टल कह सकते हो आदर्श है। लेकिन जब भी उसमें दुर्गुण आ जाए, दुर्गुण मतलब कोई किसी तरीके की कमी आ जाता है, मान लो बच्चा बाहर जाने लगा, दोस्तों के साथ जाने लगा, सुट्टा लेने लगा, तो दोष आ गया कि नहीं आ गया? उसका काम था पढ़ाई करना, पढ़ाई छोड़ करके आस्की में चला गया, मतलब कमी आ गई ना। ये जो कमियां आती हैं बेटा, वो क्रिस्टल का क्या हो गया? दोष। तो आदर्श क्रिस्टल पहले समझेंगे, फिर समझेंगे कि क्रिस्टल में दोष उत्पन्न क्यों हुआ। ये सारे पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले नजरें डाल लेते हैं क्रिस्टल के निर्माण की परिकल्पनाओं पे, देख लेते हैं आदर्श क्रिस्टल किसे कहेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे हम किस बारे में बेटा। तो साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल दोष कैसे उत्पन्न किया जाए, मतलब दोषित क्रिस्टल किसे कहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे भैया कि ये जो आपके पास आदर्श क्रिस्टल है उसे कहा किसे जाए। तो आप सभी को पता है जो क्रिस्टल बनता है, इस क्रिस्टल में संघटक कण होते हैं। कौन से कण होते हैं भैया? सभी को पता है ना, सभी को, सबको मैंने बता के रखा है, संघटक कण उपस्थित होते हैं। और संघटक कण में क्या होते हैं बेटा? परमाणु, अणु या फिर हम क्या बोलते हैं इनको? आयन्स। ये हमारे संघटक कण होते हैं। अच्छा तुम मुझे ये बता दो कि ये क्रिस्टल के अंदर जो संघटक कण है, परमाणु, अणु या फिर आयन है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन कहा, आपके दिमाग में क्लिक किया होगा, सर आपने पहले ही टॉपिक में बताया है ये संघटक कण पाए जाते हैं क्रिस्टल जालक में। किसमें बेटा? क्रिस्टल के जालक बिंदुओं पर। कहां पे पाए जाते हैं बेटा? जालक बिंदु में उपस्थित होते हैं, जालक बिंदु में उपस्थित होते हैं। अब बात आती है जब जालक बिंदुओं को हम व्यवस्थित करेंगे तो क्रिस्टल बनेगा। मान लेते हैं जालक बिंदु है, अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम दोष की बात करें तो हमारे सिलेबस में सिर्फ आयनिक क्रिस्टल्स है और आयनिक क्रिस्टल में एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, बोले तो एक धनायन होगा और एक बेटा क्या हो जाएगा? ऋणायन। तो इन दोनों से मिलकर के हमारा क्या बन जाएगा बेटा? क्रिस्टल बनेगा। और उसी बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी किस बारे में बेटा। इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, तुमको कुछ नया भी बता देता हूं, नहीं तो तुम लास्ट में कहोगे ज्ञानेन सर आपने मेरे को समझाया नहीं था। लेकिन समझा देता हूं, टेंशन नहीं है, समझेंगे। सबसे पहले हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है मेरे को पढ़ना है आयनिक जालक, क्या? आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। और आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो इसका निर्माण दो कणों से हुआ होगा। एक का नाम क्या होगा बेटा? एक तो धनायन होगा, धनायन बोले तो पॉजिटिव चार्ज वाला, और एक मेरे पास क्या आएगा बेटा? ऋणायन। और ऋणायन बोले तो क्या बोलोगे आप सभी लोग? ऋणायन बोले तो निगेटिव चार्ज वाला। अब जरा देखो, धनायन का आकार क्या होता है, मैंने बता के रखा है, धनायन आकार में छोटे होते हैं और जबकि ऋणायन आकार में क्या होते हैं बेटा? बड़े होते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने नाम सुना हो विजय माल्या जी का, भारत से पैसा वैसा उधार लिए बैंक से और फरार हो गए, पूरी दुनिया उनको जानती, क्योंकि वो कैसे हैं? ऋणायन है भैया। वो उधारी लेकर के घपला उपला करके भागे। तो जो गलत काम करता है उसका आकार बड़ा होता है, मतलब जो किसी से उधारी ले लेगा उसका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा। तो ये ऋणायन आकार में बड़ा इसलिए है क्योंकि इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसीलिए निगेटिव है। और जो धनायन होते हैं ना भैया, उनका आकार कम होता है। किस बैंक से उन्होंने पैसा उधार लिया था, घपला कराया था, उसके बारे में तुमको शायद जानकारी ना हो, लेकिन विजय माल्या के बारे में जानकारी हम सभी को है ना,
क्योंकि उन्होंने पैसा लेकर के फरार हुए हैं, इस कारण से हुआ। और देने वाले बैंक को कोई नहीं याद रखता, लेकिन विजय माल्या को सब याद रखते हैं। तो देने वाला धनायन, लेने वाला क्या होता है, ऋणायन। ऋणायन आकार में बड़ा है इसलिए दुनिया में चर्चा है, और जो धनायन है देने वाला उसका आकार छोटा था इसलिए उसकी चर्चा वर्चा वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो याद रखेंगे इनका आकार छोटा और इनका आकार बेटा बड़ा होता है। और जो आकार में बड़े होते हैं वही बनाते हैं जालक। क्या बनाएंगे, वही बनाएंगे बेटा जालक। ये तुमको मैंने बताया था। और छोटे आकार वाले कहाँ पे बैठते हैं बेटा, रिक्ति में भी बैठ सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले कल्पना करना चाहेंगे एक आदर्श क्रिस्टल की। किसकी, आदर्श क्रिस्टल की। अब आदर्श क्रिस्टल कब कहोगे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक हमने ठोस बनाया और ये इस ठोस का निर्माण दो आयन से हुआ। एक क्या है A+ और दूसरा क्या है बेटा B-। तो मान लेते हैं A+ आया और A+ के जस्ट बगल में क्या आ गया बेटा B-। B- का आकार कैसा होगा बेटा, बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाएगा बेटा A+ आ जाएगा, और इसी के जस्ट बाद में क्या आ जाएगा बेटा B- आ जाएगा। अब कल्पनाओं का बेस से चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है बेटा। B- आकार में बड़ा होगा, A- क्या हो जाएगा बेटा, आकार A+ जो होगा आकार में छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा B- और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा A+ आ जाएगा। A+ का आकार कैसा होगा, छोटा है। याद रखना इन सारे पॉइंट्स को। और ये सब आपस में क्या रहेंगे, कनेक्टेड ऐसे। अब जरा देखो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो A+ आएगा, यहाँ पे बढ़ जाए तो बेटा क्या आ जाएगा B-। लेकिन B- का आकार क्या होगा, छोटा। आगे बढ़ जाए हम लोग, अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे A+ आएगा, इसका आकार छोटा होगा। जबकि B- की बात कर लें तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा। आप लोगों ने सही अच्छे तरीके से समझा। अब इस जालक को हम क्या बोलेंगे बेटा, आदर्श क्रिस्टल। क्या बोल देंगे, हम इसको बोलेंगे आदर्श क्रिस्टल। क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप सभी लोग अपनी आंखों से, नई आंखों से देख पा रहे होंगे कि जितने भी जालक बिंदु हैं उन सभी जालक बिंदु पर हमारे पास आयन उपस्थित हैं। तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे बेटा, आदर्श। आदर्श का मतलब एक ऐसा क्रिस्टल जिसके सभी जालक बिंदुओं पर धनायन या ऋणायन उपस्थित हो। तो ऐसे जालक को हम क्या कहेंगे, आदर्श क्रिस्टल के नाम से जानेंगे, आदर्श क्रिस्टल के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अभी ये बच्चा बेटा आदर्श था, मतलब मम्मी पापा के साथ रहता था, इसमें कोई दुर्गुण नहीं थे। ये बच्चा एकदम टाइम से पढ़ाई करता था, टाइम से खाता था, टाइम से सो जाता था, मतलब मम्मी पापा का आज्ञाकारी बच्चा था। लेकिन गलतियां कहाँ हुई, ये बाहर गया, दोस्तों के संगत में आया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब इसको कहीं से एनर्जी मिल गई, और जब ये एनर्जी मिली तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने के वजह से ये धनायन और ऋणायन अब व्यवस्थित क्रम में नहीं रहे, ये अपने जालक को छोड़ करके गायब होने लगे। जालक को छोड़ करके क्या होने लगे बेटा, गायब होना शुरू कर दिए। जब ये अपने जालक को छोड़ करके हटेंगे ना तो क्या हो जाएगी, इन संगठक कणों की व्यवस्था के क्रम में क्या आ जाएगी, अव्यवस्था। और ये अव्यवस्थित होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेटा अव्यवस्थित होकर के ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये अव्यवस्थित होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दूषित क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये रहा कि जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ से मेरे पास मान लेते हैं हमने B को गायब कर दिया, यहाँ से मैंने क्या कह दिया, A को गायब कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास संगठक कणों की व्यवस्था में क्या हो गई, अव्यवस्था क्रिएट हो गई। और इस तरीके से जो नया जालक बना, अब इसको आदर्श ना कह करके हम लोगों को क्या कहना पड़ेगा, इसको हमें बोलना पड़ेगा कि ये क्रिस्टल में ऐसा मेरा कैसा हो गया, ये दूषित क्रिस्टल में बदल गया। आई होप ये सारी चीजें आप सभी को समझ में आई होंगी कि क्रिस्टल मेरे पास दो हैं, एक आदर्श क्रिस्टल और एक क्या है, एक अनादर्श क्रिस्टल होगा। आइए देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक पॉइंट मुझे लगता है मैं आगे चला आया क्या, कंडीशंस बनेंगी, चलिए देखते हैं। हाँ, यहां पे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या था, आदर्श क्रिस्टल। तो मैंने क्या बताया, ऐसा क्रिस्टल जिसमें संगठक कण सभी जालक बिंदुओं पर उपस्थित होते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं भैया, आदर्श क्रिस्टल, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, आइडियल क्रिस्टल के नाम से जानेंगे। दूसरा दूषित क्रिस्टल क्या है, जब हम क्या करते हैं, आदर्श क्रिस्टल में उपस्थित जालक बिंदुओं के संगठक कणों की व्यवस्था, संगठक कणों में क्या होती है बेटा, अव्यवस्था, मतलब इनका क्रम चेंज हो जाता है,
मतलब या तो ये अपने जालक को छोड़ करके गायब हो जाए या तो फिर अंतरावकाश स्थिति में आ जाए। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं दूषित क्रिस्टल, ठीक है ना। इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, क्रिस्टल दोष। अब देखो आदर्श से दूषित क्रिस्टल बढ़ाने के लिए हम ताप को क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज। ये तभी धनायन या ऋणायन अपने कह सकते हो जालक बिंदुओं को छोड़ करके हटेंगे जब इनके ताप में हम क्या करेंगे, परिवर्तन। तो क्रिस्टल दोष ताप परिवर्तन के सारे कारण उत्पन्न होता है, इसलिए जितने भी दोष होंगे हमारे पास वो सारे के सारे कौन से दोष कहलाएंगे, ऊष्मागतिक दोष कहलाएंगे, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, ऊष्मागतिकी दोष के बारे में डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं दोष कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम इस पर चर्चा करें कि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले देख पाएंगे आप सभी लोग, हाँ ये यहां पे देख पाएंगे क्रिस्टल दोष। बेटा देखो कितने टाइप का होगा, सबसे पहले इसके दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक का नाम है बिंदु दोष, दूसरे का नाम क्या होता है, लाइन दोष। अब देखो इस बिंदु दोष, पहले बिंदु दोष को समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपने क्रिस्टल बनाया A+ और किसका, B- का। तो A+ के बाद अगर B- आए, B- के बाद फिर से क्या आ जाए, A+ के बाद फिर से क्या आ जाए, B-। यहाँ पे मान लेते हैं B- आया, यहाँ पे बेटा आ गया A+, यहाँ पे क्या आ गया B-, यहाँ पे क्या आ गया भाई, A+ आ गया। अगर मैं यहाँ पे लेकर के चलूँ, यहाँ पे आ गया मेरे पास A+, यहाँ पे आ गया B-, यहाँ पे आ गया मेरे पास A+, और यहाँ पे क्या आ गया B-। तो इस टाइप का जो क्रिस्टल बन रहा है इसको तो आप अभी आइडियल बोलेंगे, लेकिन कंडीशंस चेंज तब हो जाएंगी जब यहाँ से हमारा कोई केटायन या फिर कोई क्या एनायन, मान लेते हैं ये केटायन, एनायन अपनी पोजीशन को छोड़ करके गायब हो गया। तो क्रिस्टल में यहां से क्या उत्पन्न हो गया बेटा, दोष उत्पन्न हो गया। और ये दोष किसकी वजह से हुआ, अगर ये दोष गायब हो रहा है तो आप देख पाएंगे यहां पे जालक बिंदु जो हो गए वो खाली हो गए। अगर एक या दो जालक बिंदु खाली होते हैं तो ऐसे दोष को हम लोग नाम क्या देते हैं, ऐसे दोष को हम लोग नाम देते हैं बिंदु दोष। लेकिन अगर इसी जालक में कुछ ऐसा हो जाए, सारे के सारे केटायन गायब हो जाए या सारे के सारे एनायन एक तरफ से गायब हो जाए, तो क्या होगा, जरा समझते हैं इस पॉइंट को। तो इसको समझने की कंडीशंस पे आप देखेंगे, अगर मैं सारे के सारे केटायन को गायब कर दूं, सारे के सारे किसको गायब करना है, मेरे को केटायंस को गायब कर देना है। तो यहां से ये भी केटायन गया, यहां से ये भी केटायन गया, तो ये सारे के सारे केटायन गायब हो गए। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे दोष अगर हम देखें तो ये दोष एक लाइन के अनुदिश आ रहा है। किसके अनुदिश, लाइन के अनुदिश से दोष उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको हम लाइन दोष के नाम से भी जानेंगे। तो दोष दो तरीके के हैं, अगर एक या दो केटायंस या एनायन, बोले तो धनायन या ऋणायन, अपने वास्तविक जालक को छोड़ करके या तो अंतरावकाश, इस स्थिति को, ये जो खाली स्थान है ना, इस खाली स्थान को हम कहते हैं अंतरावकाश। क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे अंतरावकाश। और जिसमें केटायन या एनायन उपस्थित होते हैं उसके बारे में आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं जालक बिंदु। तो अगर कोई केटायन या एनायन अपने जालक बिंदु को छोड़ करके या तो अंतरावकाश में आता जाता है या तो फिर क्रिस्टल छोड़ करके पलायन ही कर जाता है, तो क्रिस्टल दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर एक या दो अपने जालक बिंदु को छोड़ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे बिंदु दोष। क्या बोल देंगे, बिंदु दोष बोल देंगे। लेकिन अगर एक केटायन या एनायन एक लाइन के अनुदिश, जैसे आप देख रहे हैं एक लाइन के अनुदिश बोले तो दिशा में ये सारे के सारे केटायन गायब हो जाएं या फिर सारे के सारे एनायन गायब हो जाएं, तो इस दोष का नाम क्या हो जाएगा, लाइन दोष हो जाएगा। वैसे हमारे सिलेबस में लाइन दोष का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तो ये पढ़ना ही नहीं है। हमको पढ़ना कौन सा दोष है बेटा, बिंदु दोष। अब बिंदु दोष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिंदु दोष को सबसे पहले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है रस समीकरण मितीय दोष और दूसरे का नाम होता है अरस समीकरण मितीय दोष। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमें पढ़ना है रस समीकरण मितीय दोष भी, हमें पढ़ने अरस समीकरण मितीय दोष भी। रस समीकरण मितीय दोष के दो पार्ट होते हैं, साटकी और क्या होता है भैया, फ्रेंकल दोष होता है। और जबकि अगर अरस समीकरण मितीय दोष की बात करें तो इसमें भी दो दोष होते हैं, एक धातु अधिक और एक क्या होता है, धातु न्यून, और तीसरा क्या होता है बेटा, अशुद्धि दोष होता है। मतलब अगर हम देखें रस समीकरण मितीय दोष तो दो पार्ट में, साटकी और फ्रेंकल, और लगातार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी, जैसा कि हम आपको बताएंगे। और उसके बाद अरस समीकरण मितीय दोष के तीन पार्ट होते हैं, धातु अधिक, धातु न्यून और अशुद्धि दोष। धातु अधिक दोष को दो भागों में बांट करके हमको पढ़ना है, ठीक है ना। जैसा कि एक ऋणायन की रिक्ति के कारण और एक क्या होता है बेटा, धनायन की रिक्ति के कारण, और एक धातु न्यून दोष है जिसको हम पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, और उसके बाद अशुद्धि दोष। तो आज के सेशन में इन सारे दोष के बारे में अच्छे से हम स्टडी करने वाले, सभी लोग तैयार हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रस समीकरण मितीय दोष क्या है।
तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रस समीकरण मितीय दोष, उसके बाद समझते हैं आरस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, 1 बाय 1 चीजों को समझने की आवश्यकता है। अब जरा समझ, थोड़ी सी बातों को अगर पीछे लेकर के आऊं, थोड़ी सी बातों, अच्छा चलो एक नया ही बना लेता हूं। क्या करना है, हम लेकर के चल रहे हैं ए प्लस और साथ में क्या लेकर के चल रहे हैं बी माइनस। हम फिर क्या लेकर के चल रहे हैं बेटा ए प्लस और जस्ट इसके बाद में क्या ले रहे हैं बी माइनस। हम आदर्श क्रिस्टल की कल्पना कर रहे हैं। अब आदर्श हो या ना हो ये तो कंडीशन से डिपेंड करती है, कंडीशंस पे हैं। हर एक आदमी जो होता है वो पहले से जुर्म का कह सकते हो मुजरिम थोड़ी ना होता है, कंडीशंस उसे बना देती हैं भैया। आपने जिद्दी मूवी तो देखी होगी ना क्या होता है सनी देओल के साथ, बहुत बुरा होता है। तो वो असली कंडीशंस यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। अब आप लोग देखो, ये आदर्श है, कैसा है बेटा, आदर्श क्रिस्टल है, क्योंकि सभी जालक बिंदुओं पर आपके पास संगठक कल बोले तो आयंस उपस्थित है। सही है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं रस समीकरण मितीय दोष। इसको हम आदर्श बोल रहे हैं। जब हम इसको आदर्श क्रिस्टल के रूप में ले जा रहे हैं तो एक बात मेरे को बता देना, अगर मैं यहाँ पे केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो निकाल दूं, बोलो कितने केटायंस कितने एनायंस, तो आप कहेंगे सर एक केटायन यहाँ है, एक केटायन यहाँ है, एक लाइन में 2 तो 3 लाइन में 6, 6 केटायंस हैं और 6 सर एनायंस हैं। और इनका अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये रेशियो 1:1 आएगा। मतलब जब भी आदर्श क्रिस्टल बनता है, इस आदर्श क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन, धनायन और क्या बेटा ऋणायन की संख्याओं का जो अनुपात होता है वो सदैव 1:1 आया आदर्श क्रिस्टल में। ठीक है ना। अब अगर इसको हम दोषित क्रिस्टल बनाते हैं, वो भी बिंदु दोष के साथ, तो अगर मान लो एक केटायन मैं यहां से गायब कर दूं, क्या गायब करूं बेटा, यहां से एक केटायन गायब कर देता हूं ऐसे चुपके से, ऐसे इसके जस्ट बगल का एक एनायन गायब कर देता हूं, तो क्या होगा, अरे भाई तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये कैसा क्रिस्टल हो गया बेटा, दोषित क्रिस्टल हो गया। इसमें क्रिस्टल में क्या हो गया बेटा, दोष उत्पन्न हो गया, तो इसको हम नाम देते हैं दोषित क्रिस्टल। या ये आदर्श क्रिस्टल जब दोष से पहले का रेशियो निकाल रहे थे तो 1:1 आ रहा था। अब जब क्रिस्टल में दोष आ गया तो दोषित क्रिस्टल में भी केटायन और एनायन का अगर आपसे रेशियो निकलवाएं तो ये रेशियो आपके पास कितना होगा, आप कहेंगे सर 5 केटायन 5 एनायन, रेशियो अभी भी उतना ही मेंटेन है। तो भैया अगर मान लेते हैं क्रिस्टल दोष से पहले और क्रिस्टल दोष के बाद केटायन बोले तो धनायन और ऋणायन का रेशियो हमेशा क्या रहे, निश्चित समान आ जाए, क्या रहे, समान आ जाए, तो ऐसे दोष को क्या बोलोगे, रस समीकरण मितीय दोष। जैसे इस क्रिस्टल में कैसा दोष, रस समीकरण मितीय दोष, क्योंकि क्रिस्टल पहले से भी धनायन और ऋणायन का अनुपात कितना था, 1:1, और क्रिस्टल दोष के बाद भी अनुपात कितना रहा, 1:1, तो इसको क्या बोलोगे, रस समीकरण मितीय दोष। या इसको कहते हैं स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सूत्र के स्टाइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरे का नाम क्या है, आरस समीकरण मितीय दोष। अगर यही क्रिस्टल दोष से पहले का अनुपात और क्रिस्टल दोष के बाद का अनुपात अगर दोनों आपस में समान ना आए तो इसको हम क्या नाम देंगे, आरस समीकरण मितीय दोष नाम देंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई। रस समीकरण मितीय दोष में क्रिस्टल दोष से पहले और क्रिस्टल दोष के बाद धनायन और ऋणायन की संख्या में कोई अंतर नहीं होता। जैसे मान लो हमारी शादी हो जाए, अभी मैं मम्मी पापा के साथ जैसे रहता हूं, जैसा व्यवहार है उसी तरीके से कह सकते हो मैडम के आने के बाद भी रहे, तो हम कैसे हैं बेटा, हम रस समीकरण मितीय दोष शो करेंगे। लेकिन बदल जाए व्यवहार तो जानते हो मम्मी सुनाती ही रहती हैं, वो अरस समीकरण मितीय दोष हो जाएगा। चीजें क्लियर। अगर क्रिस्टल दोष से पहले और क्रिस्टल दोष के बाद धनायन और ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं, रस समीकरण मितीय दोष। परिवर्तन आ गया तो क्या बोलोगे, रस समीकरण मितीय दोष। चलिए शुरू करते हैं, 1 बाय 1 चीजों को समझते हैं कि साटकी दोष किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रिस्टल दोष से पहले और क्रिस्टल दोष के बाद जो क्रिस्टल रहेगा वो हमेशा विद्युत उदासीन रहेगा, क्योंकि एक्साइटेड रहेगा तो क्रिस्टल बनेगा ही नहीं। क्रिस्टल एक स्ट्रांग कह सकते हो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, और स्टेबिलिटी तभी मिलती है जब तुम पे कोई टेंशन ना हो, कोई चार्ज ना हो। तो याद रखने वाली बात यह है कि क्रिस्टल दोष के बाद भी क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है। अगर विद्युत उदासीन नहीं बना तो उसको विद्युत उदासीन करना पड़ेगा, किसी न किसी कंडीशंस में होना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं साटकी दोष किसे कहेंगे। अब ध्यान सुनना, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र से भी समझा दूंगा। सबसे पहले पढ़ो, जब एक धनायन और एक ऋणायन अपनी अवस्थाओं से गायब हो जाते हैं, जैसे देखो यहां से भैया कौन गया, धनायन, और यहां से भैया कौन गया, ऋणायन। इस वाले फिगर को देख पा रहे हैं ना, एक धनायन गया और एक क्या हो गया, ऋणायन। तो क्या बोला गया, जब एक धनायन एक ऋणायन अपनी अवस्था से गायब हो जाते हैं,
अपनी वास्तविक अवस्था से गायब हो जाते हैं, अपना जालक बिंदु को छोड़ करके गायब हो जाते हैं, तो एक रिक्तियों का युग्म छोड़ देते हैं। ये युग्म का मतलब जोड़ा, एक धनायन गया तो एक ऋणायन गया, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, हम तेरे बिन रह नहीं सकते, वो वाली हाल है। एक पॉजिटिव गया तो दूसरा क्या चला गया, नेगेटिव चला गया। और इस प्रकार दोष को हम क्या बोलेंगे बेटा, साटकी दोष बोलेंगे। अब बात आती है कि सर ऐसे कौन से क्रिस्टल होते हैं जो साटकी दोष दिखाएंगे, मतलब किसमें पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जाना चाहेगा। भैया हमेशा एक पॉजिटिव तो दूसरा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होना चाहिए, मतलब जितना हम तुमसे प्यार करते हैं अगर तुम उतना मुझसे करोगे तब तो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, अगर उसमें थोड़ी सी भी आपने कंजूसी की तो रिश्ता नहीं चल पाएगा ना, वही वाली कंडीशन है। तो ये दोष केवल और केवल ऐसे क्रिस्टल शो करते हैं जिसमें एक प्रबल धातु हो और दूसरा क्या हो, प्रबल अधातु। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेकर के चलूं, NaCl तो आप सभी को पता है सोडियम एक प्रबल धातु होती है और क्लोरीन प्रबल क्या होती है, अधातु। इनके बीच का जो क्रिस्टल होता है वो साटकी दोष दिखाएगा। एक का नाम होता है एल्किल, एक को बोलते हैं एल्कलाइन मेटल, क्षारीय धातुएं, और ये क्या है, अधातुएं। तो जब प्रबल धातु और प्रबल अधातु के बीच में बॉन्ड बनता है तो इसको हम नाम देते हैं आयनिक बंध। क्या बोलेंगे, आयनिक बंध। और जितने भी आयनिक स्ट्रॉन्ग आयनिक हैलाइड होते हैं जो कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, और कह सकते हो जो बनता है सेवेंथ ए के साथ, ये सारे जो क्रिस्टल बनेंगे वो सारे के सारे कौन से दोष शो करेंगे, साटकी दोष, क्योंकि एक प्रबल धन विद्युति और दूसरा प्रबल ऋण विद्युति होगा। अब बात आती है कि इस दोष के बाद भी क्रिस्टल क्या बना रहता है बेटा, विद्युत उदासीन बना रहता है, क्योंकि अनुपस्थित धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान। मैंने बता दिया पहले से कि क्रिस्टल दोष भले ही उत्पन्न हो जाए लेकिन उसकी विद्युत ऋणात्मकता में कोई विद्युत उदासीनता में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। दूसरी बात आती है, इस दोष को अंतराली दोष भी कहते हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट के बच्चे चाहे बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है ना। ये अंतराली दोष के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहां से धनायन और ऋणायन अपने जालक को छोड़ करके गायब हुए हैं तो अंतराल क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसको अंतराली दोष के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गई मेरी बातें। चलिए नए टॉपिक पे आ जाते हैं। कह रहे हैं साटकी दोष उन आयनिक, मैंने जैसा बता दिया प्रबल धन विद्युति प्रबल ऋण विद्युति के बीच में सदैव कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, आयनिक। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो सदैव साटकी दोष प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें जो धनायन और ऋणायन का रेशियो होता है आयनिक यौगिकों में वो सदैव एक से क्या आता है बेटा, कम आता है। हाँ गलत बोल रहे हो। इसमें जो धनायन जो साटकी दोष क्रिस्टल प्रदर्शित करेगा उसमें धनायन में धनायन और ऋणायन का रेशियो कभी भी एक से कम नहीं आएगा। मतलब ऐसे आयनिक यौगिक साटकी दोष प्रदर्शित करेंगे जिसमें धनायन और ऋणायन का जो आकार है, ये धनायन है और मेरे पास बेटा क्या है, ऋणायन है, इन दोनों के आकार आपस में क्या आने चाहिए, बराबर। अगर धनायन और ऋणायन का आकार आपस में बराबर आएगा तो उस कंडीशंस में वो कौन सा दोष शो करेगा बेटा, तो उस कंडीशंस पे वो साटकी दोष प्रदर्शित करेगा, अदरवाइज नहीं। तो याद रखेंगे इसमें धनायन और ऋणायन का जो रेशियो होता है वो सदैव एक से क्या होता है, एक के बराबर आता है लमसम, इससे कम नहीं आएगा। इससे कम आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो जब धनायन और ऋणायन का आकार आपस में बराबर होगा तो अनुपात जो आएगा एक के बराबर आएगा। इस दोष के लिए धनायन और ऋणायनों के आकार में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए, बोल ही दिया। साटकी दोष के लिए आयनों की समन्वय संख्याएं उच्च होनी चाहिए। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी होती है बेटा, समन्वय संख्या 6, और क्लोरीन की भी 6 होती है। जितने भी उच्च कह सकते हो उप संयोजक संख्या या समन्वय संख्या वाले आयनिक यौगिक होते हैं वही सदैव साटकी दोष प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया NaCl, CSCl, KCl, AgBr आदि। अब बात आता है कभी कभी क्वेश्चन साटकी दोष के परिणाम से पूछा जाता है, तो परिणाम में देख लो भैया, धनायन और ऋणायन की संख्या में कमी आई, मतलब घनत्व कम हो गया। क्रिस्टल आयनिक क्रिया विधि द्वारा विद्युत का चालन करेगा। अब आपको पता है इस धनायन के बीच में और इस ऋणायन के बीच में भी खाली जगह आ गई, तो ये धनायन और ऋणायन इसमें घूमने के लिए स्वतंत्र हो गए ना। अब जब जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता होती है धनायनों की या ऋणायनों की, उतनी ज़्यादा विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। तो यहाँ पे आयनिक क्रिया विधि के द्वारा विद्युत का क्या होगा, चालन। रिक्तियों की आधिक्य की उपस्थिति में क्रिस्टल जालक ऊर्जा अस्थायित्व कम हो जाता है। मतलब जब धनायन और ऋणायन अपने जालक को छोड़ करके जाएंगे तो धनायनों या ऋणायनों के जाने की वजह से ये धनायन यहाँ चला आएगा या फिर ये ऋणायन यहाँ चला आएगा, तो यहाँ खाली स्थान आएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान रखेंगे इस बात का। हमने बताया था जिसके लिए संकुलन प्रभाव जितना ज़्यादा क्रिस्टल उतना ज़्यादा स्टेबल। यहाँ धनायन या ऋणायन अपने जालक को छोड़ करके चला गया, मतलब स्टेबिलिटी कम हो गई, ठीक है।
इस बात को याद रखेंगे। चलिए दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं? इसे अंतरकाशी धनायन, देखो ध्यान से सुनना, जब कोई आयन, आयन मैंने बताया धनायन होगा, धनायन अपने वास्तविक स्थिति को छोड़कर अंतरावकाश में चला आए तो इस दोष को हम फ्रेंकल दोष बोलेंगे। तो जब कोई आयन अपने नियमित बिंदु से हट करके अंतर आकाशीय स्थान में आ जाता है तो इस तरह के क्रिस्टल में रिक्ति या हाल उत्पन्न हो जाते हैं और जिसको हम फ्रेंकल दोष बोलते हैं। चूंकि धनायनों एवं ऋणायनों की संख्याएं बराबर हैं इसलिए क्रिस्टल विद्युत उदासीन है। मैंने कहा कि क्रिस्टल दोष कुछ भी हो, क्रिस्टल हमेशा क्या होगा? विद्युत उदासीन बना रहेगा। चूंकि धनायन के आकार में छोटे होते हैं, सामान्यतः यही जालक में अपनी स्थिति को छोड़ देते हैं और अंतरावकाशीय स्थिति में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसको हम विस्थापन दोष के नाम से भी जानते हैं। मतलब कोई धनायन अपने वास्तविक जालक को छोड़ करके अगर अंतरावकाशीय स्थिति में आ जाए तो इस टाइप के दोष को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस टाइप के दोष को हम लोग नाम देते हैं कौन सा बेटा? फ्रेंकल दोष के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो यह विस्थापनीकरण दोष है क्योंकि धनायन अपने वास्तविक स्थिति को छोड़ करके विस्थापित हो गया, इस कारण से इसे विस्थापनीय दोष के नाम से भी जानेंगे। फ्रेंकल दोष उन आयनिक यौगिकों में प्रदर्शित होता है जिसमें त्रिज्या अनुपात 1 से क्या आएगा? कम। इसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से बहुत छोटा होगा, ठीक है ना? तो ये हमेशा धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात 1 से कम होगा। धनायन एवं ऋणायन के आकार में भिन्नता अधिक होती है तथा आयनों की समन्वय संख्या इसमें क्या होती है? कम। जैसे ZnS है, AgBr है, AgI है, AgCl है, ये सारे के सारे जितने भी सिल्वर के हैलाइड है और जिंक सल्फाइड है, ये जो भैया क्रिस्टल में दोष पाया जाता है उसी का नाम क्या होता है? फ्रेंकल दोष। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। AgBr में जो है ये 60 की दोष भी शो कर देता है और ये कौन कौन सा दोष शो करता है बेटा? फ्रेंकल दोष भी शो कर देता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको मन में बैठा लेना, इधर उधर मत भूलना, यही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंकल दोष के परिणाम। जब ये दोष उत्पन्न हुआ तो क्रिस्टल के क्या क्या परिणाम आए, क्या क्या कमियां आई, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बोला गया यह एक प्रकार का विस्थापनीकरण दोष। समझ लिया, धनायन अपनी वास्तविक स्थिति को छोड़ करके विस्थापित हुआ, विस्थापनीकरण दोष बोल सकते हो। ये बात आती है समान आवेशों के निकट होने के कारण क्रिस्टल का प्रवैद्युत गुणांक इसमें क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे धनायन अंतरावकाशीय स्थिति में जाएगा ना तो धनायन पास आ जाएंगे और पास आ जाने में रिपल्सन बढ़ जाता है। रिपल्सन बोले तो हमने क्या बोला था? किसी भी चीज का वह गुण जो दो चीजों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कर दे? कम कर दे, वो क्या है? प्रवैद्युतांक कहलाता है। तो यहाँ पे जो धनायन है वो धनायन के पास आ गया, धनायन को क्या करेगा? रिपल करेगा, तो आकर्षण कम हुआ ना, इस कारण से कह सकते हो प्रवैद्युत गुणांक इसका क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जब भी फ्रेंकल दोष आएगा उसमें प्रवैद्युतांक बढ़ जाएगा। फिर बोला गया फ्रेंकल दोष दर्शाने वाले क्रिस्टल आयनिक विधि द्वारा विद्युत का चालन, सेम वही कंडीशन है, ठीक है ना? वहां पे खाली स्थान आएगा, खाली स्थान में धनायन और ऋणायन घूमेंगे और विद्युत का चालन करेंगे। क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये वाला पॉइंट तो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे 60 की दोष उत्पन्न करते हैं तो घनत्व कम होता है, लेकिन फ्रेंकल दोष की वजह से क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि एकांक आयतन में धनायन और ऋणायन की संख्याएं आपस में समान होती हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? अच्छा समझ चलते हैं, आगे बढ़ते बेटा। अब बात कर लेते हैं आरस समीकरण मितीय दोष के बारे में कि आरस समीकरण मितीय दोष किसे कहा जाता है। तो मैंने कहा था जब धनायन और ऋणायन की संख्याओं का अनुपात क्रिस्टल दोष के बाद और क्रिस्टल दोष के पहले समान न आए, मतलब चेंज हो जाए। जैसे अगर मैं एक आदर्श क्रिस्टल की कल्पना करूं कि ये मान लेते हैं मेरे पास A+ आया, इसके जस्ट बगल में B- आया, यहाँ पे A+ आ गया बेटा, यहाँ पे B- आ गया, यहाँ पे ले लिया मैंने B-, यहाँ पे ले लिया A+, यहाँ पे मैंने ले लिया बेटा B-, यहाँ पे ले लिया A+। तो इस कंडीशंस को अगर आप देखें तो यहाँ पे आया A+, यहाँ पे आ गया B-, यहाँ पे आ गया बेटा A+ और यहाँ पे आ गया B-। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। ये आदर्श है। मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से इसके एक धनायन को गायब करना चाहता हूँ। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं अन्याय? भाई कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, मेरे हाथ में पेन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो देखो मैंने एक धनायन यहाँ से गायब कर दिया, धनायन गायब किया, ऋणायन ही गायब कर दिया। तो क्रिस्टल दोष से पहले A+B का जो रेशियो आ रहा था 6/6 बोले तो 1:1 आ रहा था, लेकिन क्रिस्टल दोष के बाद धनायन और ऋणायन के रेशियो बदल जाएंगे। देखो धनायन हुए 6, ऋणायन हुए 5, अनुपात क्या आ गया? 6:5। तो ये चेंज हो गया कि नहीं? तो क्रिस्टल दोष से पहले और क्रिस्टल दोष के बाद अगर धनायन और ऋणायनों की संख्याओं का जो अनुपात है ना ये चेंज हो जाए तो इसे बोलोगे आरस समीकरण मितीय दोष। अब बात कर लेते हैं। सबसे पहला दोष धातु अधिक होता है। अब धातु अधिक का मतलब समझ जाता हूं।
अगर कहीं पे धातु की बात करें तो धनायन, अगर क्रिस्टल में धनायन की संख्या ज्यादा है तो उसे धातु अधिक बोलो, और धनायन की संख्या कम हो गई तो धातु न्यून बोल दो। सिंपल सी बात। धातु अधिक का समानता है मतलब पॉजिटिव चार्ज से है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो धातु अधिक के दोष बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो धातु अधिक के दोष घटेगा, मतलब धातु न्यून दोष बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला दोष हमारे धनायन की संख्या, धातु अधिक के दोष हम क्रिएट कर सकते हैं जब हम ऋणायन की संख्या को क्या कर दें, कम। तो पहला दोष हम पढ़ने चल रहे हैं, ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिक के दोष। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसीज, तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले होगा क्या, एक आदर्श क्रिस्टल की हम कल्पना करते हैं, तुमको चीजों को समझाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, मेरे पास है एक आयनिक क्रिस्टल जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, समझते हो ना आप सभी लोग, सोडियम क्लोराइड, हाँ वही खाने वाला सोडा, खाने वाला नमक। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, सबसे पहले कल्पना कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड है मेरे पास। क्या है, सोडियम क्लोराइड है। चलो, तो सोडियम क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर बढ़िया सा ड्रा करो। आपको पता है इसमें सोडियम के सारे आयन होंगे और साथ ही साथ क्लोरीन के आयन होंगे। फिर बेटा किसके आयन होंगे, सोडियम के आयन होंगे, और फिर क्या होंगे बेटा, क्लोरीन के आयन होंगे। अब जरा समझना, यहाँ पे क्लोरीन के आयन आ गए, यहाँ पे मेरे पास सोडियम के आयन आ गए, यहाँ पे बेटा क्लोरीन के आयन आ गए, यहाँ पे आ गए मेरे पास सोडियम के आयन। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लिया, सोडियम का आयन ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, क्लोरीन का आयन, यहाँ पे मान लेते हैं इस जालक में सोडियम का आयन, यहाँ पे आया क्लोरीन का आयन। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आपने क्या कहा कि इसमें धनायन और ऋणायन, मतलब ये आयनिक यौगिक है। क्या सर शाटकी दोष भी प्रदर्शित करेगा? बिल्कुल, शाटकी दोष जिसमें समानता पाया जाएगा उसमें ये दोष उत्पन्न होने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन कंडीशंस हैं कुछ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस क्रिस्टल के ऊपर मैं सोडियम कि वाष्प प्रवाहित कर दूं, वाष्प का मतलब क्या है, सबसे पहले सोडियम मेटल मेरे को मिला, मैंने इसको गर्म किया, और जब गर्म करेंगे सोडियम प्लस बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बेटा, रिलीज। तो इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर मैंने सोडियम की क्या प्रवाहित की, वाष्प, और उस वाष्प में हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, सोडियम प्लस का आयन। क्या मिलेगा, आयन। अब ये कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिव को जब यहां से तुम फ्लो कराओगे तो क्या होगा, सोडियम बेचारा ऊपर ऊपर उड़ रहा था स्वतंत्र अवस्था में, क्लोरीन को ये बात समझ में आ गई कि ये स्वतंत्र अवस्था में, सामान्यतः जो बच्चा रास्ते में घूमता दिखाई देता है, मेरा कोई भी मित्र हो, अगर वो मित्र बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है तो मेरा भी मन करता है कि उसके साथ मस्ती करनी चाहिए। क्या लाइफ है यार, मम्मी पापा उसके बड़े अच्छे होंगे, ऐसा कुछ सोच लेते हैं ना। तो ऐसा देखो सोडियम ऐसे ऐसे उड़ रहा था पॉजिटिव फॉर्म में, और इस क्लोरीन को ये बात पसंद नहीं आई। ये क्लोरीन ने कहा मैं सोडियम के साथ जाऊंगा, और ये अपना आयन बोले तो अपना जालक छोड़ करके गायब हो गया। किसके साथ, सोडियम प्लस के साथ। अब सोडियम क्लोराइड बन गया। अब सोडियम क्लोराइड, ये क्लोरीन अपने जालक को छोड़ करके जाएगा, तो बताओ ऋणायन की कमी हुई कि नहीं हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा क्या हो गई, ऋणायन की कमी आ गई। अब जब इस ऋणायन की कमी को यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रिस्टल कैसा हो गया, दूषित हो गया। लेकिन विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इसके पास क्या आना चाहिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन साथ नहीं छोड़ेगा। कहाँ गया ये वाला जा करके यहाँ बैठ जाएगा। अब जब ये वाला आकर के यहाँ बैठेगा, गायब हो गया फिर यार, यहाँ वाला अगर आकर के बैठेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो अब देखो ये क्रिस्टल अभी भी विद्युत क्या बन गया बेटा, उदासीन बन गया। समझ गए। तो जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी मेटल के हैलाइड पे किसी मेटल की वाष्प को प्रवाहित करेंगे तो सदैव उसका ऋणायन उस मेटल के साथ चला जाएगा, और इस कारण से ऋणायन की संख्या में क्या आ जाएगी, कमी, और धनायन की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए इस दोष को क्या नाम देंगे हम, धातु अधिक दोष देंगे। अच्छा एक बात आ गई, ये सर एक इलेक्ट्रॉन, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कौन आ गया इस जगह पे, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन को जब भी ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है तुम बताओ। सर मैंने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये इलेक्ट्रॉन अपने धरातलीय अवस्था में जब रहता है तो ये ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित। मतलब अगर मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा कहीं से आ जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, एक्साइटेड, उत्तेजित अवस्था में चला जाऊंगा। तो ये ऊर्जा को गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है। अभी तुम पढ़ रहे हो किस लिए, केमिस्ट्री का नॉलेज अच्छा हो जाए। केमिस्ट्री का नॉलेज एक दिन अच्छा हो जाएगा, तुम अच्छे जगह पे चले जाओगे, नॉलेज बेहतर हो जाएगा, तो किसी दिन मेरे को ज्ञान देने आओगे। एक सर आपका रिसर्च में कुछ ऐसा हुआ था, मेरे वाले में कुछ ऐसा चल रहा है, तो कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो ये जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये अवशोषित कर रहा है, और ये किस अवस्था में चला गया बेटा, उत्तेजित अवस्था में चला गया। और जब ये उत्तेजित अवस्था से धरातलीय अवस्था में आता है तो ऊर्जा को क्या करता है बेटा, उत्सर्जित मतलब आप जान रहे हो ना, ऊर्जा को निकालता है। अब जब ये ऊर्जा को रिलीज करेगा तो ऊर्जा किसी ना किसी
फॉर्म में मिलेगी, मतलब वेवलेंथ के रूप में मिलेगी ना, और वेवलेंथ की वजह से डिफरेंट टाइप के क्या मिल जाएंगे, कलर। इसी कारण से ये जो क्रिस्टल होगा, इस दोष की वजह से क्रिस्टल में रंग भी परिवर्तित होगा, मतलब डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल डिफरेंट टाइप के कलर प्रदर्शित करते होंगे। जैसा आप जानते हैं दिवाली के समय में डिस्को बल्ब चलता है, और डिस्को बल्ब में डिफरेंट टाइप के कलर निकल के आते हैं। कैसे आते हैं, ये सारे मेटल्स की वजह से होते हैं, उन्हीं के बारे में हम समझते हैं। तो देखो सबसे पहले 1 बाय 1 सारी पॉइंट्स लिखे हैं, समझा देता हूं। रेडायन ने अपने जालक बिंदु से हट जाने के कारण रिक्ति उत्पन्न हुई। ये रेडायन अपने जालक बिंदु में सोडियम के साथ गया, रिक्ति उत्पन्न हो गई, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण कर लिया गया, ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण कर लिया गया। इसे यौगिक में धातु आधिक्य दोष हो जाता है। सही बात है, रेडायन गायब, धनायन की संख्या बढ़ गई, धातु आधिक्य दोष हो गया। कह रहे हैं आयनिक जालकों में जो साटकी दोष प्रदर्शित, मैंने बताया था जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं उनमें साटकी दोष समानता दिखाई जाती है, तो प्रदर्शित होते हैं, क्योंकि उसमें धनायन और रेडायन की संख्याओं का अनुपात 1 के लगभग बराबर आ जाता है, ठीक है, मतलब दोनों के आकार बराबर होते हैं। उसमें इस तरह के धातु आधिक्य दोष विकसित हो सकते हैं जब क्षार धातु हैलाइड, क्षार धातु की वाष्प, जैसे NaCl ले लेंगे, क्षार धातु हैलाइड है, और इसमें सोडियम की वाष्प को मैंने प्रवाहित किया, तो सोडियम क्लोरीन को लेकर के बाहर चला गया, ठीक है ना, तो वातावरण में गर्म किया जाता है, तो रेडायन रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, और अपने जालक बिंदुओं से हैलाइड आयन विसरित हो जाकर के, ये हैलाइड आयन जो है, हैलाइड बोले तो क्लोराइड यार, क्लोराइड अपने जालक बिंदु से विसरित हो गए, मतलब अपने मार्ग से हट गया, और विसरित होकर के क्रिस्टल में बाह्य तल में आ जाता है। बाह्य तल का मतलब सोडियम के साथ चला गया, भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, तो वहां वे नवनिर्मित धातु धनायनों का संयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। नवनिर्मित का मतलब वो सोडियम बाहर से टहल रहा था ना, उसके साथ जाकर के हैलाइड NaCl बना दिया, खाली जगह आया, वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी दोष को हम क्या बोलेंगे, रेडायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष के नाम से जानेंगे। अब बात आती है धातु परमाणुओं द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में विसरित हो जाते हैं, जिन्हें हम Fkn, जहां पे इलेक्ट्रॉन आया था, जिस जालक में कौन आया भैया, जिस जालक में इलेक्ट्रॉन आया, इसको हम क्या नाम देंगे भैया, इसे बोलेंगे F केंद्र, और F केंद्र की वजह से ये क्या प्रदर्शित करेगा, रंग, ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप क्रिस्टल में एक विशेष रंग उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ के लिए जब NaCl क्रिस्टल में सोडियम की वाष्प गर्म की जाती है तो यह पीला हो जाता है, KCl में K वाष्प प्रवाहित करने पर यह बैगनी हो जाता है, LiCl डाल दोगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखें। ये बात हो गई धातु कैसकी, धातु आधिक्य दोष ड्यू टू द एनायन वैकेंसीज, ठीक है ना, रेडायन की वजह से। अब नए टॉपिक पे देख लेते हैं। नया टॉपिक मेरे पास क्या कहता है, अंतराअवकाशी धनायनों में अतिरिक्त धनायन, ये भी तो कर सकते हैं, रेडायन की संख्या को स्थिर रखे, कोई बाहर से धनायन ला करके डाल दे, तो ये दोष जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अंतराअवकाशी स्थानों में अतिरिक्त धनायन की वजह से धातु आधिक्य दोष। देखो बात यहाँ पे बोली गई, जब दोष जिन क्रिस्टलों द्वारा दर्शाया जाता है उसमें फ्रेंकल दोष, उसमें साटकी था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, फ्रेंकल, ठीक है ना। इस दोष में अंतराअवकाशीय स्थानों पर एक अतिरिक्त धनायन उपस्थित हो जाता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अंतराअवकाशीय स्थान में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सेम वही कंडीशन है। जैसे आप लोग जानते होंगे जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को लैब में अगर खोल के डिब्बा उब्बा देखोगे ना तो सफेद सफेद एकदम दिखेगा, ठीक है, लेकिन जब उसको तुम गर्म करके छोड़ोगे ना तो वो पीले रंग में हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है जरा समझे। हम सबसे पहले जिंक ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको गर्म कर देते हैं बेटा। जब जिंक को क्या गर्म करेंगे तो Zn डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर के ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देगा। तो ये जब पहले था तो ये बेटा कैसा था, पहले अगर आप देखेंगे तो ये कैसा था, सफेद एकदम दुधिया रंग वाला, ठीक है ना, और गर्म करने पर ऑक्सीजन निकल गई तो इसका रंग क्या हो गया बेटा, पीला। अब देखो यहाँ पे जो Zn था वो पहले Zn डबल पॉजिटिव के फॉर्म में जब कन्वर्ट हुआ तो इसका आकार छोटा हो गया और ये अंतराअवकाशी स्थिति में आ गया, ठीक है। तो ये वाला दोष किसकी वजह से हो रहा है, अंतराअवकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन के कारण हो रहा है, ठीक है। वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पे देखो गर्म Znों को पीला इन्हीं फंसे हुए इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इसको पढ़ लेना, वो सारी चीजें सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक्स की तरफ। स्लाइड ही खत्म हो गई क्या, फाइनल डन है? अच्छा यहाँ पे आ गया क्या, चलो भाई इसके बाद देख लेते हैं धातु न्यून दोष किसे कहोगे। न्यून का मतलब इस बार धनायन की संख्या कम हो जाएगी, किससे, रेडायन से। अब जरा देखो ये सामान्यतः दोष कौन से क्रिस्टल प्रदर्शित करेंगे, जो परिवर्तित संयोजकता है, मतलब डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होंगे सामान्यतः धातु न्यून दोष उत्पन्न करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं जैसे आयरन ले लें तो आयरन की दो संयोजकताएं होती हैं, Fe डबल पॉजिटिव और क्या होती है बेटा, Fe ट्रिपल पॉजिटिव। तो कई ऐसे ठोस जिसमें रस समीकरण मितीय संगठन बनाना बहुत कठिन होता है। रस समीकरण मितीय दोष का मतलब अगर भैया संयोजक कह सकते हो ऑक्सीकरण संख्या 1 हो
तब तो रस समीकरण मिलती है दोष बनाना, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर एक ही क्रिस्टल में दो तरीके के समस्थानिक आ जाए, मतलब दो तरीके के ऑक्सीकरण वाले आयंस उपस्थित हो जाए, जैसे Fe डबल पॉजिटिव भी हो जाए या Fe ट्रिपल पॉजिटिव, तो वहां रस समीकरण मितीय संगठन बना पाना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो भी दोष आएगा उसे हम धातु न्यून दोष के नाम से जानेंगे, ठीक है। लिखेंगे इस प्रकार का विशिष्ट उदाहरण FeO में है, अधिकतर FeO, यही एक एग्जांपल मेरे NCERT में है भी, FeO 0.95 O संगठन में पाया जाता है। वास्तव में FeO 093 O से FeO 096, मतलब ध्यान देने यहाँ पे होता है Fe डबल पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा Fe ट्रिपल पॉजिटिव। प्रास में जो Fu के क्रिस्टल होते हैं उसमें Fe2 मतलब Fe2 भी होता है, Fe3 होता है। जब हम क्या करते हैं धातु न्यून दोष को शो करना चाहते हैं, जब हम FeO क्रिस्टल को हीट करेंगे तो Fe2 प्लस जो आयन यहाँ पे है ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन में, और इसमें कौन सा दोष आ जाएगा बेटा, धातु न्यून दोष आ जाएगा, ठीक है ना। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और Fe2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस दोष की वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, धातु न्यूनता दोष के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास अशुद्धि दोष का मतलब क्या होता है। आप लोग पढ़ते होंगे सेमीकंडक्टर, फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, NPN डायोड पढ़ोगे, PNP डायोड पढ़ोगे, या फिर N टाइप अर्धचालक, P टाइप अर्धचालक बनेगा। वो सब कहाँ से बनता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट की वजह से होता है। ध्यान देंगे यदि अल्प मात्रा में SrCl2, ये एक क्रिस्टल बना है SrCl2, अच्छा देख लेते हैं। यदि अल्प मात्रा में SrCl2 युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए, पहले NaCl का क्रिस्टल बना लेना, फिर उसको गर्म कर लेना, फिर उसमें SrCl2 को डाल देना, ठीक है ना, गलित किया जाए तो सोडियम के कुछ स्थान पर Sr डबल पॉजिटिव आता है। अब जैसे सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि Sr पे क्या होता है बेटा, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। Sr2 द्वारा घेर लिए जाते हैं। प्रत्येक Sr2 के दो सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित करता है, मतलब इस पे बेचारा डबल पॉजिटिव, इस पे बेचारा सिंगल पॉजिटिव, तो एक Sr2 डबल पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए सोडियम के दो आयन चाहिए। तो जब भी एक Sr डबल पॉजिटिव आता है तो सोडियम के दो आयन्स प्रतिस्थापित हो जाते हैं, मतलब जालक को छोड़ करके गायब हो जाते हैं, और उस जगह पे क्या आ जाता है, Sr डबल पॉजिटिव आयन आ जाता है। जैसे देखो एक Sr डबल पॉजिटिव आने से एक सोडियम यहाँ का गायब हो गया बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ का एक सोडियम गायब हो गया और एक सोडियम पे कौन आ गया, Sr डबल पॉजिटिव आ गया। इस दोष को हम क्या बोलेंगे, अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष का मतलब जब कोई आदर्श क्रिस्टल बनाया गया, प्योर क्रिस्टल कब बनता, जब NaCl का डाल देते, लेकिन उसमें हमने SrCl2 को भी ऐड कर दिया। जब SrCl2 को डाला तो SrCl2 बोले तो डोपिंग किया गया, ठीक है ना, डोप कर रहे हैं, अशुद्धि को मिला रहे हैं। अशुद्धि को मिलाने की वजह से जो भी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हुआ उसका नाम अशुद्धि दोष होता है, इम्प्योरिटी दोष, ठीक है। अब देखो इसके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं यह आयन का स्थान ग्रहण कर लेता है और दूसरा आयन रिक्त हो जाता है। जैसे Sr डबल पॉजिटिव, एक तो सोडियम की जगह पे ये आ गया और एक सोडियम की जगह खाली हो गई। इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तियों की संख्या Sr डबल पॉजिटिव आयनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। एक सोडियम पे एक पॉजिटिव तो दो सोडियम पे दो पॉजिटिव, Sr डबल पॉजिटिव बैलेंस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार का दूसरा उदाहरण CdCl2 और AgCl है। याद रखेंगे AgCl में दो तरीके के दोष पाए जाते हैं बेटा, इसमें फ्रेंकल दोष भी होता है और AgCl में कौन सा दोष आ गया बेटा, अशुद्धि दोष भी आ गया, ठीक है। तो चर्चाओं का विषय आज आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। क्या कोई और नई स्लाइड है? नहीं, आप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आते रहते हैं, सर PDF कहाँ मिलेगा, ये पूरा का पूरा डेटा बोले इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। क्या है, फॉर द क्लास नोट्स इन द PDF डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप एंड ज्वाइन द ग्रुप। क्या, साइंस दीवाने विद्या कुल। ज़्यादा डिटेल चाहिए तो 81265262 और 65 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे मैनेजर साहब आपकी कॉल को अटेंड करेंगे, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।